आज की इस रविवासरी गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई सप्ताह से हम सब चर्चा कर रहे हैं अहिंसा का उत्तर आधुनिक परिप्रेक्ष्य, और हम सबके बीच में अपनी बात कहने के लिए लगातार मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री प्रकाश मिश्र जी। पिछले 6 हफ्तों में हम सब ने अहिंसा के उत्तर आधुनिक परिप्रेक्ष्य के विभिन्न आयामों पर चर्चा की, और उसकी 7वीं कड़ी में आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। तो हम श्री प्रकाश मिश्र जी से अनुरोध करते हैं कि इस चर्चा को वो आगे बढ़ाएं। मित्रों, मैं आज अहिंसा और हिंसा की चर्चा राज्य के परिप्रेक्ष्य में करना चाहता हूँ। राज्य वाला जो अंश है ये बड़ा लंबा है, तो इसको हम 2 भागों में करके देखेंगे। आज हम राज्य की जो अवधारणा है उससे संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे, और बाद के वक्त में जो विचारधारा और जो दूसरी चीजें उससे सीखती हैं और जो हिंसा का और अहिंसा के लिए स्कोप बनाती है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हमारा अनुभव बताता है कि सबसे अधिक हिंसा करने वाली संस्था है राज्य, और उसको हिंसा करने को वैधता प्राप्त, और इस हिंसा के 2 रूप। एक हिंसा तो वो अपने नागरिकों और राज्य के भीतर जो रह रहे अन्य लोग होते हैं उनके प्रति आयत करती है, और दूसरे यह राज्य के बाहर जो दूसरे राज्य हैं उनके प्रति ये हिंसा भी आयत करती है। अब ये हिंसा जो है इसको वैधता जो है वो 4 चीजों से मिली हुई है राज्य। एक तो शक्ति, दूसरे सत्ता, तीसरे कानून, और चौथे उसका जो स्ट्रक्चर व्यवस्था का होता है उससे। अगर हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में हाब्स वाले विचार को ध्यान में रखते हैं, जिसमें कि वो बताता है कि लोग अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियों को लेवाइथन को दिया कि वो उनके आचरण को रेगुलेट करे। तो यह जो शक्ति उसको दी गई थी वो दी गई शक्तियों का समुच्चय मात्र होकर के नहीं रहा, क्योंकि लेवाइथन का तो एक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बन गया, और स्वतंत्र व्यक्तित्व बन जाने के नाते उसकी शक्ति जो है वो अपराजित और बहुत ज्यादा हो गई। और यही नहीं, क्योंकि मतलब ये शक्ति के लिए यह जरूरी होता है कि निरंतर उसका विकास हो, नहीं तो जो दूसरी शक्तियां होती हैं वो धीरे धीरे आदि होकर के जो शक्ति जिस इंस्टीट्यूशन को या जिस व्यक्ति, तो ये शक्ति का स्वभाव होता है कि वो धीरे धीरे अपने को विकसित करता है। और दूसरी चीज ये है कि कोई भी संस्था या कोई भी राज्य ये परमिशन नहीं दे सकता कि कोई उसको समाप्त कर दे, उसको मार डाले। और तीसरी बात यह है कि वह स्वयं आत्महत्या भी नहीं करता। इन तीनों से बचने के लिए यह जरूरी है कि वो निरंतर अपने शक्ति का विकास करें। अगर हम ये देखें कि लेवाइथन की जगह, समझौते की जगह अगर विकास को हम माने कि वो राज्य का प्रद्योत करने वाला तत्व रहा है, तो उसमें भी हम पाते हैं कि वो पूरा समाज है, चाहे मानव समुदाय है, उसमें जो व्यक्ति केंद्र में आता है जिसको कि संचालित करने की क्षमता धीरे धीरे, चाहे वो अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त कर लेता है, चाहे वो ब्लास्ट प्राप्त कर लेता है, तो ये तो क्लिक वहां पर आता है, और वो क्लिक जो है वो निरंतर जो है वो पढ़ता जाता है। अगर वो अपना पढ़ना छोड़ देता है तो दूसरी शक्तियां फिर उसके ऊपर हावी हो जाती हैं,
और वो विनष्ट हो जाए। तो ये तो हम पाते हैं कि ये शक्ति जो है इसका उपयोग तो निरंतर विकास करने के लिए होता है, और इसको प्राप्त करने के दौरान वो जो अपने से इतर की जो चीजें हैं, अपने से इतर के जो लोग हैं, उनको वो दबा करके थोड़ा कुचल देते हैं। एट द सेम टाइम ये क्या नाम है कि वो शांत करने के लिए, शांति के नाते, क्योंकि राज्य की आवश्यकता व्यवस्था के लिए, शांति के लिए ही पड़ती है, तो एट द सेम टाइम वो अहिंसा के लिए ही गुंजाइश करता है। अब इन दोनों में कैसे समन्वय हो और कौन पक्ष ज्यादा हावी हो, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन उसकी गुंजाइश है उसके शक्तिशाली होते जाने के बावजूद भी बनती। अब ये जो शक्ति है ये क्या है? शक्ति का मतलब ये है कि हम दूसरे से काम करा उसको शक्ति करें, और दूसरे हमसे काम लें उसके बचने की भी जो ताकत होती है उसको भी शक्ति का। फिर शक्ति जो है वो निर्णय लेने के लिए होती है, और अपनी बात को जो है वो लागू कराने के लिए ये होती है। राज्य को ये शक्ति दी ही गई थी इसलिए कि वो लोगों के बीच में एक अंपायर जैसा काम करे। अगर दो लोगों में, दो समुदायों के व्यक्ति के रूप में, चाहे इंटरेस्ट के रूप में अगर क्लैश होता है तो वह एक अंपायर का काम है। लेकिन ये अंपायर का काम करने के दौरान इसका अपना एक स्वायत्त व्यक्तित्व बन जाता है, तो ये हावी होता हुआ चला जाता। अब ये जो निर्णय लेने के लिए जो क्षमता है, काम कराने के लिए जो क्षमता है, इससे कई चेहरे उजागर होते हैं व्यवहारिक पक्ष। वो ये होता है कि जो शक्ति का इस्तेमाल करता है वह या तो दबाव से काम करता है, दबाव दे करके, कोएक्स करके, या लोगों के बीच में अपने और अपने से इतर जो उसमें एक तालमेल दिखा करके काम, और तीसरे जो उसका फेवर करते हैं उनको वो पुरस्कृत करता है, और जो उनका विरोध करते हैं वो उनका दमन करता है, उनको सजा देता है। तो ये जब शक्ति की संरचना जब इस तरह से बढ़ती जाती है और जब इसका यह व्यवहारिक पक्ष बढ़ता जाता है तो उसको लीगलाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो वो जो काम कर रहा है वो कितना पैर, उसके लिए अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है। और ये जो अथॉरिटी है ये दो तरह से प्राप्त होती है। ये अथॉरिटी ये प्राप्त होती है कि जिस संस्था ने राज्य को बनाया है, यानी टूट रूप से कहे तो जो संविधान है वो अथॉरिटी प्रदान है इसको ऐसा करने के। अब संविधान की स्वयं लीगलिटी कहाँ है, इसके ऊपर बहस का भरसक जो राजनीति शास्त्री, अभिधि शास्त्री हैं वो नहीं करते, क्योंकि वो तो एक सोशल रिवोल्यूशन की प्रक्रिया में वो प्राप्त होता है। उसका नैतिकता बोध, उसकी तात्कालिक जरूरतें, उसकी दूरगामी जरूरतें, उससे निकलने वाले परिणाम, इन तमाम चीजों को लेकर के होता है। और वो ये मान करके चलते हैं कि इसको जानने की जरूरत नहीं है, अगर संविधान है तो वो है और उसी के अनुरूप उसको ये वैधता मिली हुई है। अब होता यह है कि संविधान जो है वो तो शक्ति को पेरिफेरल बनाता है, मतलब कि एक तरह से उसके ऊपर रोक लगाता है, उसकी सीमा करता है, जबकि राज्य की इच्छा तो निरंतर जो है वो शक्ति को और प्राप्त करने की होती है। तो इसका परिणाम ये होता है कि दोनों के बीच में क्लैश होता है, और ये जब क्लैश होता है तो जो वो क्लिक होता है जो कि वो सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, अगर वह हावी हो गया तो उस क्लिक से जो इतर है उनका दमन और हिंसा होने लगता है। एट द सेम टाइम वो जो इतर है अगर वो ज्यादा कॉन्शियस और ज्यादा ताकतवर है तो ये जो क्लिक जो कि अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना चाहता है उसके लिए जो है उसको बाधा डालता है और उसको उस पेरिफेरी में उसको ये नियत करके उसको वहां पर करके रखता है। अगर जब ये दोनों में अगर ये जो बैलेंस बनता है
तो अहिंसा की गुंजाइश बनती है। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो फिर ये अहिंसा का जो है की गुंजाइश खत्म होती है और उसके जगह हिंसा आती है। और इस हिंसा में जो राज्य होता है वो ज्यादा पावर, क्योंकि उसके लिए व्यवस्था के लिए जो चीजें मिली होगी, जैसे कि पुलिस, सेना, प्रशासन का तंत्र, ज्ञान उत्पादन करने वाले तंत्र, इन तमाम चीजों का वह उपयोग अपने डिफेंस में और अपने को एक्सपेंड करने में, जबकि पब्लिक के पास यह चीज कम होती है। और पब्लिक के पास तो ये सेना और पुलिस, उसके ऊपर तो कोई नियंत्रण का कोई सीधा यही नहीं होता है। अगर डेमोक्रेटिक देश है तो कोई उसको जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का संबंध सरकार के बनाने से होता है, तो वो ये बहुत ही जटिल मामला हो जाता है और उसकी जनता को नहीं मिल पाती है, राज्य को ही मिल पाता है। तो एक चीज तो ये एक और चीज ये है कि ये जो अथॉरिटी होती है इसके दो स्वरूप, एक इसका स्वरूप डी जुरे होता है और एक डी फैक्टो। अगर डी जुरे और डी फैक्टो में अगर अंतर, दोनों में अगर डिमार्केशन है, भेद, दोनों में अलगाव, तब हिंसा की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि जो डी फैक्टो है वो अपने को डी जुरे में कन्वर्ट करने के लिए निरंतर प्रयास, और इसी तरह से जो डी जुरे वाले होते हैं वो डी फैक्टो के ऊपर अपना आधिपत्य बनाने का प्रयास करते हैं और इससे क्लैश होता है और इससे हिंसा होता है। अगर दोनों में बैलेंस और एकाकार अगर पहले से हो, या फिर शांतिपूर्वक ढंग से अगर वो चीजें उधर चली जाए, तब अहिंसा के लिए स्कोप बनता है। ये उत्तर आधुनिक विचारक, इसी बात को एक वो लोग दूसरे तरह से इधर के विचारक करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जितनी कंजर्वेटिव शक्तियां होती हैं वो जो है, मतलब कि ये जो सत्ता ये जो प्राप्त होता है तो ये हायरार्किकल का अंग होता है, और जो लिबरल है वो ये चाहते हैं कि ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जनता अपनी प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि सरकार चुनती है, और जब सरकार चलती है तो उसके एक लीगल बाउंड्री होती है संविधान की भी, और पावर प्राप्त करने के लिए जो वो स्वयं कानून बनाती है जिन विषयों पर कि पहले से मार्केट नहीं करती, तो ऊपर से ये नीचे के तरफ जाती है और आइडियल स्टेट में या अहिंसा की तरफ। लेकिन जो कंजर्वेटिव तबके वाले हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, पावर जो है हमेशा ऊपर से नीचे के तरफ सर्कुलेट होता है, और ऊपर से नीचे के तरफ अगर वो आ रहा होता है और उसमें कहीं बाधा गैप आती है तो फिर क्लैश होता है और हिंसा होती है। इसके बचने के लिए दो तरह के विचार सामने आते हैं। एक तो अराजकतावादी लोग, वो लोग वो कहते हैं कि राज्य जो होता ही है अनिकोएर्शन के लिए, इसलिए राज्य को तो होना ही नहीं चाहिए। ये समाज चले कैसे, ये कैसे रेगुलेट हुए, इसके लिए राज्य से इतर संस्थाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। यही बात एक जो लिबर्टेरियन एक ग्रुप विचारकों का आया, वो लोग भी इसी बात को वो करते हैं, और वो कहते हैं कि संस्थाओं के ऊपर सरकार का नियंत्रण नहीं, बल्कि संस्थाओं का नियंत्रण सरकार के ऊपर होना चाहिए, तभी हिंसा कम होगी और अहिंसा के लिए गुंजाइश ज्यादा बनेगी। और यह भी कहना है उन लोगों का कि असल में जो राज्य आया तो क्यों आया, राज्य तो इसीलिए आया कि हिंसा कम हो, क्योंकि समाज में ऑलरेडी पहले से हिंसा था, तो उसको रोकने के लिए आया। तो एक्चुअली राज्य का जो चलना जो है, राज्य का जो विकास मानता है, वो जो कर्म करता है वो दरअसल अहिंसा के लिए करता है, और हिंसा तब आती है जबकि लोग उसकी बात को नहीं मानते। तो ये सोचने का एक पक्ष है। अब ये जो सत्ता और शक्ति दोनों मिलकर के राज्य की आत्मा बनाती है, और उसको जो सॉवरेनिटी कहा जाता है, संप्रभुता।
और ये समरूपता के दो रूप, एक तो राज्य के भीतर के लोगों के लिए इसका क्या रूप है, और दूसरा रूप राज्य के बाहर के लोगों के लिए है। तो राज्य के भीतर के लोगों के लिए यह है कि यह जो संप्रभुता है ये लोगों से अपेक्षा करती है कि वह उसके बात को मानेगी। अगर उसके बात को नहीं मानती है तो राज्य तो काम कर ही नहीं पाएगा। इसलिए अपनी बात को मनवाने को वो एक औचित्य के लिए, एक औचित्य के लिए, एक नैतिक बोध के लिए लेता है। और जब उसके ऊपर कोई दबाव पड़ता है उसकी बात को ना माना जाए तो फिर वो राज्य रुष्ट होने लगता है और अगर उसकी बात को लोग मानते चले जाते हैं तब वो हिंसा नहीं रहता है, समाज में शांति। और इतनी शांति होती है कि कोई कानून है, कोई व्यवस्था है, इसका पता तब चलता है जबकि वो टूटता है। जब तक नहीं टूटता है तब तक लगता है कि वो कंटिन्यूटी में एक सामान्य प्रक्रिया के तहत ये सब चलता ही चला जा रहा है और हिंसा नहीं। तो ये एक है इसका एक पक्ष। दूसरा पक्ष है कि स्वयं राज्य जो है, अगर जो संविधान किया गया है जिसके के भीतर उसको काम करना है, क्योंकि वो उसको दबा दबा करके वो आर्थिक शक्ति को प्राप्त करना चाहिए, तो संविधान में वो कभी कभी अमेंडमेंट करता है, कभी कभी तो उसको तोड़ करके फेंक ही देता है। तब दिक्कत ये होती है कि तब फिर वो अहिंसक कहाँ रह गया, वो तो हिंसक हो गया, और हिंसक हो गया तो उसका प्रतिरोध होता है, और जब प्रतिरोध होता है तो हिंसा और ज्यादा बढ़ गई। तो ये एक विकराल समस्या जो है वो राज्य और व्यक्ति के संबंध में आता है। राज्य के बाहर इस संप्रभुता का रूप ये है कि एक राज्य दूसरे राज्य से राज्य के इकाई के रूप में बर्ताव करता है, और जब वह बर्ताव करता है तो राज्य बड़ा है कि छोटा है, राज्य शक्तिशाली है कि निर्बल है, राज्य तानाशाही वाला है कि राज्य डेमोक्रेटिक है, बिना इस पर ध्यान दिए हुए सबको बराबर के बीच में उसको मानता है। इसका परिणाम यह होता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बनती जो कि हिंसा के ऊपर रोक लगाती है, चाहे वो हिंसा वार के समय का हो दो राज्यों के बीच में, या हिंसा कुछ इंटरनल कारणों से हो, जैसे विद्रोह हो रहा हो, इंसर्जेंसी हो रहा हो, युद्ध हो रहा हो, तो उसके लिए भी वो नियम लेजिस्लेट करती हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और वो जिस तरह से काम करता है और चलता है। फिर ये कानून वाली बात है जिससे कि राज्य को वैधता प्राप्त होता है और ताकत भी मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि ये इस कानून के भी दो रूप, पहला रूप तो संविधान वाला है जो कि एक विशद और बड़ा रूप है जो कि राज्य, और एक दूसरा एक वो कानून हुआ है जो कि राज्य स्वयं बनाता है, उसको भी कमांड ऑफ सॉवरेन कहते हैं। तो वो है कि ये जो कानून बनाता है तो ये देखा ये जाता है कि जो उसको कानून बनाने के लिए जो संविधान की शक्ति उसके अनुरूप है कि नहीं, क्योंकि वो कानून तानाशाही ढंग से नहीं बनाया जाता। डेमोक्रेटिक देशों में ये साफ बता दिया गया है, जिसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसके अंतर्गत कि आप कानून वही बना सकते हैं जो जिन विषयों पर आपको कानून बनाने का ताकत अधिकार दिया गया है। नंबर एक, कानून बनाने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, और जो नागरिकों को जो कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए, इसके अलावा संविधान में जो दूसरी बंदिशें दी गई उसको अगर वायलेट करके कानून बना है तो वो कानून अल्ट्रावायलेट यानी अवैध, और अगर उसको मान करके बनाया गया है तब वो अवैध नहीं है, चाहे वो कानून कितना ही खराब है। आप लोगों को याद होगा ये जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा था तो ये वकील बड़े जोश में आकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया कि ये जो तीनों कृषि कानून है इनको निरस्त कर दिया जाए। इसका विरोध किया आंदोलनकारियों ने, और उसको लोगों ने बड़ा प्रताड़ित किया कि तुमने यह मुकदमा क्यों दायर किया, क्योंकि वो तो कोर्ट तो सिर्फ ये देखेगी कि ये कानून बनाने का अधिकार था कि नहीं, तो सरकार के पास तो अधिकार है,
वो ये देखे कि कानून सही प्रोसेस से बना है कि नहीं। वो तो बना है, दोनों सदनों में पेश हुआ, वहां पर चाहे हल्ला करके हुआ, चाहे जैसे भी हुआ, वो वहां से पास हुआ, राष्ट्रपति को सैंक्शन मिल गया, तो वो भी उसको वैध है। और तीसरे, ये किसी मूलाधिकार का तो इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा है, संविधान के जो दूसरे दायरे तय किए गए हैं उसका तो इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए कानून तो वैध है। क्योंकि कोर्ट जो है वो सरकार के नीति के ऊपर निर्णय नहीं है, सरकार के नीति के ऊपर निर्णय पब्लिक दे। यही कारण है कि हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो, वचन पत्र, जो भी नाम दें, वो अपने आइडियाज को वहां पर रखती है और उसके ऊपर अपना वोट मांगते हैं। ये और बात है कि एक बार जब वोट मिल जाता है तो उनका जो हिडन एजेंडा होता है उसको वो लागू करते हैं। जिन मुद्दों पर उन्होंने पब्लिक ओपिनियन प्राप्त किया है, वोट प्राप्त किया है, उसको वो बट्टे खाते में डाल देते हैं, सरकार देते हैं, और जो उनके जो जिगर इरादे हैं उसको वो कॉम्युनिकेट करके उसको देते हैं। तो ये वही मतलब बता रहा था मैं कि पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या होगी, इसके ऊपर जो है कोर्ट फैसला नहीं। तो ये अमेरिका में इस मामले में थोड़ी ज्यादा डेमोक्रेसी, वहां पर जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ, और हमारे यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अम्बेडकर ने इसके ऊपर बड़ा कंपैरेटिव अध्ययन किया था और ये पाया था कि जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आते हैं तो ये जो लॉ और प्रोसेस इनको भी ड्यू होना चाहिए। और ये ड्यू कैसे होगा, तो इसके लिए वो नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट की जो अवधारणा है वो उससे तय है, और वो अवधारणा बड़ा वेग है, बड़ा ही मतलब कि स्पष्ट नहीं है। तो उसके लिए कब कौन कोर्ट और कौन जज किस रूप में लेगा उसको नहीं कहा जाता। जैसे कि एक बार वहां पर ये काले लोगों के साथ जो बर्ताव बुरे लोग करते थे उसको बुरा माना, एक दौर ऐसा आया कि उनके साथ जो बर्ताव हो रहा था उसको ठीक माना गया, और ये कहा गया कि काले लोग जो है वो गोरे लोगों के बराबर क्योंकि प्रबुद्ध नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, इसलिए गोरे लोगों को रेगुलेट करने के लिए काले लोगों के ऊपर पूरा अधिकार प्राप्त। और फिर बाद में इस चीज को उलट के यानी कहा गया कि नहीं, क्योंकि हर आदमी बराबर है, इसलिए काले और गोरे का विभेद तो कानून को लागू करने में हुई नहीं। तो और ये तीनों बातें वही नेचुरल लॉ और नेचुरल राइट के अंतर्गत कही। इसीलिए भारत में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहा गया कि वो वेगनेस समाप्त हो, लेकिन एट द सेम टाइम इसका परिणाम ये हुआ कि दायरा को सीमित कर दिया। तो खैर वो तो दूसरी चीज है। तो एक है ये चीज। अब और मैंने उसकी चर्चा तो मैंने की कि जो व्यवस्था के लिए जिसके पास पुलिस होती है, सेना होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, तो उसका उपयोग जो है वो सरकार अपने नियमों को, अपने नीतियों को, अपने कानून को, अपने इमेजिनेशन को लागू करने के लिए करती है। एट द सेम टाइम वो इनका उपयोग मनुष्य को नियंत्रण करने के लिए भी करती है, और हर काम वो लीगल ही नहीं करती है, इनके माध्यम से इलीगल काम करती है। तो ये जो इलीगल काम करती है वो हिंसा है, भले उसका प्रतिरोध हिंसा के रूप में न हो। ये तभी हो सकता है जबकि सरकार की नीतियां अस्पष्ट हों और अस्पष्टता उनका उपयोग इस व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा है। अगर उनका इतर रूपों से अगर वो किया जा रहा है तो वो हिंसा है, और उससे बचने के लिए यानी प्रयास होते रहना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए ये जरूरी है कि कम से कम दो दल, और दो दल स्पष्ट नीतियों के आधार पर, मतलब कि कुछ तो फंडामेंटल चीजें जिनके के ऊपर विवाद नहीं हो सकता, जैसे कि सुरक्षा की बात है, व्यवस्था की बात है, पर उसके आगे जो कि आप कह सकते हैं कि जो कि माने पुनर्निर्माण के लिए राज्य को और सरकार को एक दिशा देने के लिए, लोगों के जीवन
आगे कैसा हो उसको प्लान करने के लिए ये जो चीजें हैं इनको लेकर के नीतियों में भिन्नता हो सकती है। और इसलिए ये जरूरी होता है कि नीति के आधार पर कम से कम दो पॉलिटिकल दल इस सत्ता को चलाने के लिए जो कि आपस में एक दूसरे से compete करते हुए चले और पब्लिक को ये पूरा मौका मिले कि वो इनमें से किसको चुने अपने काम के, किसके सिद्धांतों को आकांक्षाओं को वो वरीयता दे। होता ये है कि सत्ता में आने के लिए ये जो नीति वाली बात होती है सेकेंडरी हो जाती है और एक दूसरे तरह के अलायंसेस बना करके लोग सत्ता में आने लगते हैं। ये मान करके चला जाता है कि कुछ बेसिक चीजें हैं कि जब वो रहेंगी तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल पाए, जैसे कि चुनाव कराने वाली संस्था स्वतंत्र हो, लोगों को अपना वोट देने के लिए बिना किसी इंटेंट के मौका मिले। अगर विवाद होता है तो जुडिशरी इतनी निष्पक्ष हो कि ऑन द मेरिट वो निर्णय करे, देखी निर्णय न करे। जब बातें हों तो उसमें धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा वगैरह को न डाला जाए, न घुसे। किंतु पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग नेशन, जो तीसरी दुनिया जिसको भी कहा जाता है, उसमें हम पाते हैं कि पूरी राजनीति जो है वो इन्हीं सब चीजों का केंद्र करती है और इसके आधार पर अलायंसेस बना करके हर पॉलिटिकल पार्टी ये कोशिश करती है कि वो सत्ता एक। और भी एक दूसरी गड़बड़ी ये देखनी पड़ती है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों से उनको लगता है कि ये हमारा वर्चस्व कायम करने में बाधक है, तो लोग उससे एलिमिनेट करते हैं, पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नष्ट करता है और हिंसा की ओर ले जाता है और हिंसा के को विनष्ट करता है। यही नहीं, एक ही पार्टी के भीतर भी सत्ता के लिए स्ट्रगल होता है और वहां पर जो हावी लोग हैं उनके खिलाफ जो दूसरा वर्ग जो बढ़ रहा है, अगर वो लगता है कि वो उनको उल्टा कर देंगे, हटा देंगे, तो उनको ये माने एलिमिनेट करना और इनका ढंग माने एलिमिनेट हत्या करके ही वो, ये जरूरी नहीं है उनको टिकट ही नहीं देनी चुनाव। अगर वो चुनाव लड़ेंगे भी तो फिर उनके सामने प्रत्याशी खड़े कर देंगे, डमी कैंडिडेट, जिससे कि उनका वोट कट जाए और उनको न मिले। तो इस तरह के तमाम तरह के प्रोसेस को का उपयोग करके और एक तरह का ये भी एक पॉलिटिकल हिंसा के ओर ले जाता है। इससे बचने के लिए क्या आदर्श रूप हो सकता है, ये सोचने की विषय। और भी एक चीज है कि ये जो संस्थाएं हैं जो कि रेगुलेट करती हैं ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उस पर सत्ताधारी दल ऐसे लोगों को बिठा दिया गया है जो कि उसका अनुयायी है या उसके फेवर में काम करने वाला, तो अंपायर जो है वो तो बायस्ड हो गए और उसके नाते जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फिर वो नुकसान करेगा। ये भी एक चीज है। फिर शब्दावली, जिन शब्दावली में पॉलिटिशियंस बात करते हैं वो भी हिंसा की ओर ले जाते हैं। वो हिंसक न बने इसके लिए पार्लियामेंटेरियंस का एक मीटिंग हुआ था बहुत पहले और वहां पर ये तय किया गया था कि क्या शब्द प्रयोग करने वाले माने कि पार्लियामेंट्री शब्द हैं और क्या शब्द अनपार्लियामेंट्री। अभी भी हम लोगों के बीच में आता है, अगर कोई गाली गलौज हो गया तो बड़ी ऊंची बात कर दिया, कोई किसी को मैंने अंग्रेजी दिखा करके इंगित कर दिया, तो होता है कि ये आचरण अनपार्लियामेंट्री रूप से। लेकिन हम पाते हैं कि इसका वायलेशन ज्यादा हो रहा है हमारे समय में, बजाय कि इसका अनुकरण किया जाए, माने कि उसको मान करके। यही नहीं, सत्ताधारी दल को डिच करने के लिए और सत्ताधारी दल विरोधी दल को डिच करने के लिए बड़े हिंसक शब्द उठाते हैं। जैसे हमारे देश के अपोजिशन के लीडर को पप्पू कहा जाने लगा, तो पप्पू बड़ा प्यार का शब्द है। छोटे बच्चे को हम जब प्यार करते हैं तो उसको पप्पू करते हैं और उसके इनोसेंसी से प्यार करते हैं।
उसका इस्तेमाल इनोसेंसी ने इसके इग्नोरेंस को बताने के लिए किया गया। एक और मजेदार बात, ये शब्द प्रचलन में ज्यादा कब आया? एक एडवर्टाइजमेंट आया जिसमें कि ये कहा गया पप्पू पास हो गया। पप्पू 15-16 वर्षों तक इम्तहान देता रहा, फेल होता रहा, इस साल पास हो। तो ये तो बड़ा पॉजिटिव चीज हुआ कि जो आदमी फेल हो रहा था वो पास हो गया, तो उसको तो हाईलाइट करने के लिए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो डिमोरलाइज करने के लिए और डेनिग्रेट करने के लिए इसका प्रयोग होने लगा। और इसका परिणाम क्या हुआ? उस विपक्ष ने, जो हावी दल था, उसके नेता को फेंकू कहना कि ये तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही बातें बोल जाते हैं, इनको उसको करनी धरनी से कुछ लेना देना नहीं है, 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आ जाएगा, तो क्या क्या तमाम बातें। तो ये भी हिंसक शब्दावली है और इस शब्दावली से परहेज होना चाहिए। चुनाव के दौरान दिल्ली में किसी ने कहा कि देश के सरकारों को गोली मारो, सारों को। अब ये हिंसक शब्दावली के परिणाम हुआ, चुनाव के बाद वाकई हिंसा हुआ। बंगाल के चुनाव में, मतलब कि मैं इंडिया के चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि मानो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट है लोगों के सामने। ये दुनिया में हर जगह ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि खाली के भारत में ही हो रहा है। इधर एक पिछले 30 वर्षों से राजनीति ने ऐसा करवट लिया है कि एक एग्रेसिवनेस और डोमिनेशन, ये दो तत्व बड़े तेजी से उभरे, और ये सिर्फ उन्हीं देशों में नहीं उभरे हैं जहाँ के सैनिक तानाशाही, उन देशों में भी उभरे हैं जहाँ के डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और ये उभार डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से आ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है और ये राज्य को अधिक हिंसक बनाया जा रहा है। इसके ऊपर रोक कैसे लगेगी, ये जरा सोचने की बात है। वो जो मैं बात कह रहा था वो संविधान वाली शासन तो हुआ है, तो कानून और राजनीति शास्त्र दोनों का एक साथ, उसका नाम था हेंस केल्सन। हेंस केल्सन ने कहा कि ये जो सारी वैधता जो प्राप्त है वो एक ग्रैंड नॉर्म से प्राप्त। तो नॉर्म का मतलब कि उसका ये जो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन है जो कि फिजिकल होता है, उसको स्थिति माने उसको नैतिकता कहाँ से मिली है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये नैतिक है और नैतिक होने के नाते ये माना जाता है, इसलिए वो ग्रैंड नॉर्म। और उस ग्रैंड नॉर्म को चलेगा कि ये संविधान अगर है तो कॉन्क्रीट रूप में है, और अगर स्टेट है तो भी कॉन्क्रीट। दोनों में अगर देखना पड़े तो संविधान थोड़ा और स्टेट जो है ज्यादा कॉन्क्रीट है, क्योंकि स्टेट ही संविधान का उपयोग करता है और स्टेट ही आगे उसी ग्रैंड नॉर्म के आधार पर कानून इस रियलिटी को वो लेकर के करें। तो इससे जब ये बात हुई थी तो ये लगा था कि कुछ नैतिकता बोध की बात कर रहा है, तो वो अहिंसा के तरफ बात कर रहा है, लेकिन उसका उपयोग हिटलर दूसरे तरह से किया। उसको ये इसको मिला कि ये ग्रैंड नॉर्म को तो स्वयं इंटरप्रेट किया, मान स्वयं तो अपने को इंटरप्रेट करेगा नहीं, वो तो इंटरप्रेट जो शासक है वो करेगा, और उसके लिए दिमाग में डिवाइजन वाली भी बात थी और विश्व ने जो एक जनरल विल की बात थी, इन दोनों के समुच्चय से डिक्टेटोरियल तत्वों को उसने अवगाहित करके उसको एजुकेट, और यही कारण था कि हेंस केल्सन यहूदी था लेकिन उसको प्रोटेक्ट किया गया, मारा नहीं गया। वो बाद में 1936 वगैरह में बात करके अमेरिका चला गया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगा, वो दूसरी बात है, लेकिन चूंकि ये पक्ष में जाता था ये यहूदी की बात, इसलिए उसके ऊपर यहूदी होने का आरोप नहीं लगा। हेंस केल्सन के विचारों का प्रयोग एक डेमोक्रेटिक तानाशाही, उसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो उसका छात्र था हेंस केल्सन अमेरिका, और जब उसके विचारों से वो जो परिचित हुआ तो उसने पहले ही कहा था कि हम भी जो हैं इसके लिए प्रयास करेंगे। और लोग बताते हैं कि दुनिया में तानाशाही को लेकर के जो सबसे समृद्ध लाइसेंस है वो जुल्फिकार अली भुट्टो की अपनी पर्सनल लाइसेंस। तानाशाही से संबंधित जितनी किताबें दुनिया में किसी भी भाषा की हो सकती थी सब
अनुचित रूप में चाहे मूल रूप में किसी न किसी रूप में के पास। अब लोग कहते हैं कि उसके माने जो मनोवैज्ञानिक जड़ था, साइकोलॉजिकली जो था, उसने जो मुजीबुर रहमान को मेजॉरिटी मिलने के बावजूद वो कहा कि तो थोड़े ना मुख्य पाकिस्तान है, मुख्य पाकिस्तान तो पश्चिम का इलाका है, इसलिए सत्ता उनको नहीं दिया जाना चाहिए, भले हम मांगे सत्ता हमें मिलना चाहिए। तो वो उसी ग्रैंड एनालिसिस के सिद्धांत का उपयोग करते हैं दार्शनिक स्तर पर होगा। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। विचारधारा वगैरह से संबंधित जो हिंसा उसकी चर्चा हम बात करेंगे। आज पर मेरा पता नहीं तो मेरा लता रहा है, वो हो रहा है, और डिस्कशन में कुछ और बात नहीं कराएंगे, हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके सवाल हो सकते हैं, उनकी टिप्पणियां हो सकती हैं, कोई भी आपने। शुरुआत करेंगे। पिछले कई हफ्तों से बातचीत हो रही है और लगातार बात उत्तर भी होती चल रही है। और आज जिस तरीके से अभी आपने कहा कि पिछले 30 वर्षों में समाज में हिंसा बढ़ी, वो हिंसा चुनावों में भी देखी जाती है और जगहों पर भी देखी जाती है। और पिछले 30 वर्षों में ही अगर देखा जाए खासतौर पर तो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो कॉर्पोरेट ताकतें भी बढ़ी। तो क्या इसका जो है गणित का विद्यार्थी उसके हर चीज को उस हिसाब से देखने की कोशिश भी करता हूँ, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कॉर्पोरेटी शक्तियां बढ़ती जाएंगी, ताकतें बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे समाज में हिंसा भी जो है बढ़ती जाएगी, और हिंसा बढ़ती जाएगी तो कॉर्पोरेटी शक्तियां भी बढ़ती। एक्चुअली इस सवाल को मैं चर्चा में उठाने वाला था जो मैं अर्थव्यवस्था की बात करूंगा, लेकिन ये बात यहाँ भी रिलेवेंट है और वो इस तरह से रिलेवेंट है कि जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा था संप्रभुता की, राज्य के भीतर के भी और राज्य के बाहर के, इसमें पलीता लगा दिया है कारपोरेशन। अब ये होने लगा है कि राज्य का या राज्य भी नहीं बल्कि सरकार का जो निर्माण हो रहा है वो जनता के मन से, उनके मनोविज्ञान से कम हो रहा है, कारपोरेट के मन से, उनके हित के लिए और उनके व्यवहार से अधिक रेगुलेट होना। ये जो मैं हिडन एजेंडा वाली जो मैं बात कह रहा था वो यही है कि दुनिया के तमाम देशों के जनतांत्रिक शक्तियां सत्ता में कुछ कह करके आ रही हैं और आ जाने के बाद वो कुछ कर रही हैं। उस सेंटिमेंटल चीजों को मुद्दा बना करके लोगों का वोट ले रही हैं और वो वोट मिल जाने के बाद वो कारपोरेट के ही वोटों को साध रही हैं। और इस मामले में इसने राज्यों की संप्रभुता को लगभग ब्लर कर दिया। कारण ये है कि चुनाव दुनिया में हर जगह बड़े महंगे हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कुछ देसी कैपिटलिस्ट देता है और उसके ज्यादा बाहर का कैपिटलिस्ट देता है। अब बाहर का कैपिटलिस्ट जब पैसा देता है तो ऐसे तो देगा नहीं, कोई भी किसी को पैसा चैरिटी में थोड़ा बहुत दे सकता है, लेकिन ज्यादा पैसा तो तभी देगा जबकि वो उसके इंटरेस्ट का सेवन। आप पाएंगे कि तमाम देशों में पहले ये कानून बना था कि कितना विदेशी पैसा पॉलिटिकल पार्टी चंदा के रूप में दे सकती। अब उसको दुनिया में लगभग हर जगह ब्लर कर दिया गया। अब चुनाव माने चंदा देने के लिए बॉन्ड किए यानी प्रचलन लाया गया
और उस बांड में कौन वो बांड खरीद रहा है और पैसे डाल रहा है उस पार्टी के अकाउंट में, उसको क्लियर करके, उसको फाड़ करके, नोट सोच करके देखा नहीं जा सकता है। एक कानूनी बंदिश लगा दी। विचारकों का कहना है कि वो ये रहा है कि जो देश के भीतर जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं, चाहे वो खान के रूप में हो, जंगल के रूप में, अन्य रूप में, इंडस्ट्री लगाने के लिए, मैन पावर के लिए हो, वो तमाम लोग इस बॉन्ड के सहारे पैसा दे रहे हैं और बाद में जब निगोशिएशन हो रहा है तो उनके फेवर में ये सब चीजें आवंटित कर दी जा रही है। तो राज्य की सॉवरेंटी को इस तरह से भी धुंधला किया गया। अब निश्चय ही आदिवासियों के इलाके में अगर अकूत संपदा है इसके खानों की, तो उसको लेने के लिए आप जब जाएंगे तो आप आदिवासियों को उजाड़ेंगे, आपने अपने तरह से हिंसा किया, और जब वो रेसिस्ट करेगा तो वह भी एक हिंसा हुआ है, उसके भी समर्थन में कुछ लोग खड़े होंगे, वो और अहिंसक होता चला जाएगा। तो ये तो इस मामले में तो हिंसा बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और उसका एक फैक्टर है ये जो नक्सलाइटों वगैरह का जो प्रभाव भारत में जैसे कि हम तमाम पॉकेट्स में देखते हैं, तो उसका कारण ये कारपोरेट और मल्टीनेशनल कंपनियां ही मूल रूप से दिखाई देती हैं। अन्य जो कल्चरल और दूसरी जो चीजें हैं वो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो ये इकोनॉमिक है, और ये बढ़ता जाएगा क्योंकि इस पर कोई नियंत्रण नहीं होने जा रहा। दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो ये कहे कि इन कारपोरेट को नियंत्रित। जो कहने वाले लोग हैं वो लोग बड़े कमजोर लोग हैं, उनके बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। आपने कोर्ट की आज बात की, सरकार की बात की, और हिंसा और अहिंसा के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में बात, जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी है उसके हिसाब से अगर हम कहें इतिहास को देखते हुए तो बड़ा मुश्किल होता है देख पाना कि कोर्ट और सरकारें अहिंसा के रास्ते पर चल रहे कभी भी, क्योंकि जब सरकारों की बात होती है तो वो बिग इज ब्यूटीफुल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं पीछे आकर के निकल करके आता है, और जैसे हम चीजों को बड़ा करने के चक्कर में पड़ते हैं वैसे अनायास ही उसमें अहिंसा का समावेश भी हो जाता है। जो शुमाकर जी की बात है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल वाली, या जो गांधी जी भी कहा करते थे अक्सर कि आजादी के बाद 7 लाख गांव है हमारे देश में, तो 7 लाख सरकारें क्यों नहीं होती। तो क्या अहिंसा का रास्ता जो है अगर कहा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन में ही है, या सेंट्रलाइजेशन के द्वारा भी अहिंसा के रास्ते पर हम चल सकते हैं? देखिए, सुगम रास्ता तो डिसेंट्रलाइजेशन का, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में गड़बड़ी ये है कि मान लीजिए कि 7 लाख सरकारें हो जाएं और स्वायत्त हो जाएं, तो किसी भी सरकार को बगल वाली सरकार तुरंत हरा सकती है। इसलिए यह भी जरूरी है कि सेंट्रलाइजेशन एक ऐसी शक्ति हो जो कि तात्कालिक हड़प जो अगल बगल का होगा उसको रोक। तो सेंट्रलाइजेशन में हिंसा की जैसे गुंजाइश बनती है। दिक्कत हिंसा और अहिंसा के डायकोटोमी का नहीं, समस्या जो सत्ता में आता है उसकी मानसिकता का। सत्ता में आने वाला आदमी अगर वर्चस्ववादी तो वो किसी न किसी रूप में हिंसा को प्रमोट करे। अगर सत्ता में आने वाला आदमी डेमोक्रेट वो इतना कल्चर्ड है कि वो हिंसा में इंडल्ज नहीं करना चाहे, जब तक कि उसको अन्य तरह से बाध्य न कर दिया जाए, तो वहां पर अहिंसा की गुंजाइश बढ़ेगी। तो ये तो है ही है। कभी कभी हिंसा अहिंसक व्यक्ति पर थोप भी दी जाती है, जैसे कि भारत चीन से नहीं करना चाहता,
दलाई लामा को उसने संरक्षण दिया था तो मानवता के आधार पर, और उसकी पेरिफेरी तय कर दी थी कि भारत पर आकर के दलाई लामा क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे, और दलाई लामा उसके अनुरूप बरत रहे। लेकिन ये प्रिटेक्स्ट बना करके कि तिब्बत के हिस्से ये तमाम इलाके और इनको मैं ले रहा हूँ, और भारत हमारी तुलना में, हमारा दूसरा का लिबरेशन फोर्स तो था नहीं जो तो उनके पास था, और उन्होंने उसको लेना शुरू किया। तो भारत एक अहिंसक देश था उस वक्त, लेकिन तब उसको भी रेसिस्ट करने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ा। तो इनकी बाउंड्री कैसे तय होगी, ये बड़ी जटिल चीज है। ये जो डिप्लोमेसी वगैरह की जो चीजें हैं वह इसीलिए है कि दुनिया में हिंसा कम से कम हो, तमाम बातों को हम लोग बातचीत करके हम टेबल ही सुलझा लें। लेकिन उस डिप्लोमेसी का इस्तेमाल अब दूसरे तरह से होने लगा। जब हम किसी गुट में जाने लगते हैं तो अपने आप उस गुट के हिंसा के पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। भारत ने न्यूट्रलिटी का सिद्धांत रखा अंतर्राष्ट्रीय उसमें कि हम किसी भी चीज के गुण दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर हम अपनी उस परिप्रेक्ष्य में नीति तय करें। लेकिन बाद में ये लगा कि धीरे धीरे की वो सिद्धांतता तो रहा, लेकिन हमारा एलायंस कहीं न कहीं बनने लगा, क्योंकि ये लगा कि ये जब अगर ऐसा है तो जब मेरे ऊपर संकट आएगा तब तो कोई मेरी मदद करेगा ही नहीं, तो हम पहले से ही किसी को अपने पक्ष में दे करके रख। तो आइडियल स्थिति में और जो मतलब कि है जो स्थिति होती है, ये दोनों में एक गैप होता है। ये इसको बात करके अहिंसा की तरफ कैसे मुड़ा जाए, ये सोचने की चीज, उसके ऊपर चिंतन होना चाहिए। एक पर आपका ध्यान और हम चाहिए विचार जानना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करते। व्यक्तिगत अहिंसा, सामूहिक अहिंसा और सरकारी अहिंसा, ये तीनों कहीं जुड़ते भी हैं तो कैसे जुड़ते हैं या अलग है? देखिए, वो विचारक हुआ है वो मार्क्स के पैरेलल का विचारक माना जाता है, तो उसका नाम नहीं याद आ रहा है। वो कहता है हिंसा दो तरह से होता है, एक तो स्ट्रक्चरल हिंसा होता है और एक विवरणात्मक हिंसा होता है। तो जो स्ट्रक्चरल हिंसा होता है उसके तत्व जो है वो ऑलरेडी स्ट्रक्चर में व्याप्त रहते हैं, वो तब तक दबे रहते हैं जब तक कि स्ट्रक्चर ठीक ठाक काम कर रहा होता है। जैसे हमारे यहाँ जाति व्यवस्था, अब जाति व्यवस्था आज बड़ी हिंसक लग रही है, एक जमाने में नहीं लगती थी। इसलिए नहीं लगती थी कि वो स्ट्रक्चर जो था वो स्वीकृत, आज जो है वो माने स्ट्रक्चर जो है वो किन्हीं कारणों से अस्वीकृत हो गई, तो वो हिंसा वहां पर बनी हुई है। डे टू डे में देखें, पुलिस किसी को पकड़ करके ले जाती, जब पकड़ करके ले जाती है तो पकड़ कर ले जाना ही एक हिंसा लगता है। तो जब आप इसमें जाते हैं कि वो क्यों पकड़ करके ले जाती है, तब लगता है कि यहाँ पर हिंसा जस्टिफाइड है, इसने चोरी किया है, इसने तो डाका डाला है, इसने गलत काम किया है। अब उसके अब आप आगे और बढ़ें, उसने चोरी क्यों किया, डाका क्यों डाला, तो पता लगता है कि भाई भूखा था, धनी होना चाहता था, दूसरे का धन दे करके जलता था, दूसरे का धन अपहरित करके दूसरों में बांट देना चाहता था, रॉबिन हुड वो बनना चाहता था। तो अब इसकी जड़ें कहाँ तक जाएंगे, ये एक थोड़ा मुश्किल विवरण। इसीलिए हम केवल चाहता है कि ये नैतिकता कहाँ से प्राप्त हुई, वहां तक न हमें जाने की जरूरत है और न हम जा पाएंगे। क्या है कि आधार पर क्या होना चाहिए कि हम बात करें, तो ये हो विवरणात्मक हिंसा की बात करते हुए वो दार्शनिक एक आता है कि ये जो हिंसा प्राप्त हुई है या तो परंपरा से प्राप्त हुई है, या जो शक्तिशाली था उसने अपने लिए अपने व्यक्तित्व से बना लिया है, या फिर उसको ये कानूनी आधार से प्राप्त हुआ। तो इन सब
चीजों को लेकर के प्रयास तो यह रहा है कि हिंसा से अहिंसा की ओर जाए, पर कभी कभी क्या अधिकांशतः ये उल्टा हो जाए, और जब उल्टा होने पर ये हिंसा और अहिंसा जुड़ जा रहे हैं, और तब जरूरत पड़ रही है कि किसको वरीयता देने के लिए क्या उपकरण बनाए। और किसी के सवाल हो तो स्वागत है या टिप्पणियां। तो आज की संगोष्ठी के अंत में हम स्वराज विद्यापीठ के गुरु प्रोफेसर रमाचरण त्रिपाठी सर से अनुरोध करेंगे कि वे अपनी बात करें। आज के व्याख्यान में प्रकाश जी ने बहुत सारे नए प्रश्न उठाए हैं और मेरे मन में भी अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। ये जो व्याख्यान की श्रृंखला है, इसमें केंद्र में केंद्र में जो विचार रहा है वो यह रहा है कि अहिंसा के परा आत्मिक की जो संकल्पना की जा सकती है या उसका जो संदर्भ है, उसमें हम लोग उसे समझने की कोशिश करें। और आज जो बात जहाँ से चली उसमें उन्हें मिश्र जी ने उसे जो था वो राज्य से जोड़ने का प्रयास किया। जो पहला प्रश्न मेरे मन में उठा वो ये था कि राज्य की जो संकल्पना है जिससे आज हम जूझ रहे हैं, वह जो है वो आधुनिक ही है। क्या ये संभावना बनती है कि उसकी कोई एक पोस्ट मॉडर्न या परा आधुनिक संकल्पना भी बन सके? और जब उस राज्य के बारे में हम सोचते हैं जिसे हम आज चारों तरफ देख रहे हैं, जो हमें शासित करता है, क्योंकि राज्य का जो गुण एक मुख्य रूप से है वो शासन करने वाला है। और शासन करने का अर्थ और राज्य का जो मूल शब्द भी है, अगर उसे आप देखेंगे तो उसके गुण में भी यही है कि वो आप पर नियंत्रण करेगा, तय करेगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसकी तरफ से है हमारा ध्यान ऋषि ने आकर्षित भी किया। किसे नियंत्रित करेगा? तो सबको ही नियंत्रित करेगा जो समाज के अंग है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति से सबसे नीचे अगर हम चले
तो व्यक्ति पर अपना नियंत्रण करना चाहेगा। व्यक्ति के बाद जो है परिवार पर नियंत्रण करना चाहेगा, समूहों पर नियंत्रण करना चाहेगा, जो संगठन है उन पर नियंत्रण करना चाहेगा। और नियंत्रण करने का मतलब सिर्फ यही है कि वह चाहेगा कि आप नियंत्रण करना भी कह सकते हैं, और उसका एक दूसरा पक्ष ये है कि उसको प्रभावित करना चाहेगा। अगर आप उसको एक सॉफ्ट ढंग से का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो करना ऐसा चाहेगा जिससे कि उसके मन में कुछ एक विचार है कि ऐसा ही व्यवहार उचित है, अगर ऐसा नहीं करता है तो वो व्यवहार सही है। और यदि व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं करता है, परिवार और समाज में जो दूसरे इस तरह के अवयव है वो उस तरह का व्यवहार नहीं करते, तो राज्य से स्वीकार नहीं करेगा। और शक्ति जिसकी तरफ से है, इसलिए आप हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, उसके पास वो शक्ति है। अगर आप ठीक से व्यवहार कर रहे हैं, उसके सोचने के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको पुरस्कार दे, कोई पद्म अवार्ड आपको दे दे, पुरस्कार दे दे, किसी और तरह से धन के या आर्थिक आपका लाभ पहुंचाए, या आपको दंड दे। नियम है अनेक जिसके आधार पर जो वो कह सकता है कि आपको फलानी फलानी दंड संहिता के तहत ये दंड दिया जाता है। पुरस्कार देना और दंड देना नियंत्रण करने का एक तरीका हो सकता है। तरीके और भी, अगर आप व्यवहार का नियंत्रण चाहते हैं और जो कि आवश्यक है, अगर आप चाहते हैं कि सब लोग मिलकर रहे, तो ये आवश्यक होगा कि हाँ, मिल तभी सकते हैं जबकि सब एक दिशा में सम्मिलित रूप से सहकार के तहत जो है व्यवहार करें। लेकिन पुरस्कार और दंड के आधार पर केवल अगर आप जो है व्यवहार का नियंत्रण करना चाहते हैं, जैसा कि आधुनिक राज्य सभी करते हैं या करवाने का प्रयास करते हैं, तो उसमें अहिंसा का कोई स्थान है नहीं। वहां पर हिंसा जो है स्वाभाविक रूप से आ ही जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होगा कि आपके सोचने में और जो दूसरे लोग समाज के सोचने वाले हैं उनमें कोई ना कोई भेद होगा, भिन्नता होगी, और उसमें मुख्य रूप से जब आप नियंत्रण करना चाहेंगे तो आप पुरस्कार के आधार पर नहीं करके आप दंड के आधार पर करें। इसीलिए अगर राज्य को, आधुनिक राज्य को देखा जाए तो उसके स्वभाव में हिंसा है, वो हिंसात्मक ही है, उसका गुण जो है हिंसात्मक। हम लोगों की परंपरा में 3 गुणों की बात की गई है, इसमें से एक रजोगुण है और एक तमोगुण है और एक सतोगुण। तो कहीं
राज्य जो है वो रजोगुण से परिचालित होना चाहिए, ऐसा मानकर राज्य को राज्य कहा गया। लेकिन जब नियंत्रण करते हैं तो उसमें जो है तमोगुण आ जाता है। सतोगुण में नहीं। अगर अहिंसा की चर्चा कर दी है और अहिंसा को किसी तरीके से राज्य में ले आना और राज्य के क्रियाकलापों में उसका एक कोई स्थान बनाना है, तो उसमें जो है सतोगुण की आवश्यकता हो। और सतोगुण की आवश्यकता अगर है वहां पर, तो वे तरीके जिसके आधार पर आप नियंत्रण करते हैं या लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं कि वो एक विशेष प्रकार से व्यवहार करें, उन्हें बदलना पड़ेगा। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ, तो उससे शायद जो है ये बात स्पष्ट हो जाए। कि मानव व्यवहार पर हम कितने इन आधारों पर जो है हम उनके व्यवहार पर नियंत्रण कर सकते हैं। दो आधार जिनकी हम लोगों ने चर्चा की, हाँ, संस्कार और दंड वो हो गए। इसके अलावा हम ये मानकर चल सकते हैं कि मानव एक विचारवान प्राणी है, और अगर हम उसे बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, नेहरू जी जिसे साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए कहते थे कि वो जो अपने निर्णय करे वो वैज्ञानिक सोच कर करे, तो उसे समझाया जा सकता है कि नहीं, ये ऐसा चीज नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने से कमजोरों को दबाना जो है वो ठीक नहीं है। सामाजिक न्याय आवश्यक है। तो एक उसका जो आधार हो सकता है वो विचार हो सकते हैं, सूचनाएं उसके केंद्र में हो सकती है, और उसके आधार पर आप जो है कुछ वो कर सकते हैं। हमने केवल दंड और पुरस्कार नहीं, केवल एक दूसरा वाला भी उसका आधार बनाया है। वो ये बनाया है कि सरकार जो है वो एक संविधान के तहत चले, तो उसकी एक लेजिटिमेसी है। कोई भी सरकार होगी वो लेजिटिमेट तब होगी अगर वो संविधान के अनुसार जो है वो चुनी गई है और उसके अनुरूप जो है वो चल रही है। जो आवश्यक लगता है मुझे, वो ये लगता है कि हम जिन लोगों की बात जो है वो कान खोल कर सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, हम उनकी बात सुनने की कोशिश करते हैं जो या तो हमसे अधिक ज्ञानी है, या सतोगुणी है, जिनके प्रति किसी प्रकार का आदर का भाव है। अगर आदर का भाव नहीं है तो हम उनकी बात नहीं सुनते। गांधी अगर बहुत सारे लोगों को एकत्र कर पाते थे, अभी थोड़े दिन पहले गांधी मार्च की यहाँ पर
का नाटक हुआ है, उसका कारण ये नहीं था कि उनके पास जो था कोई ऐसी शक्ति थी, देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, न राष्ट्रपति थे, न कुछ और थे, कोई लेजिटिमेट पावर नहीं थी उनके पास, पुरस्कार नहीं दे सकते थे, दंड भी नहीं दे सकते थे। केवल एक था, और वो ये था कि सत्य के प्रति आग्रह जो उनका था, वो उन्हें जो था महात्मा बनाता था। महात्मा की बात जो है सुनना आवश्यक हो जाता है, उनके अनुरूप व्यवहार करना भी फिर आवश्यक हो जाता है। तो एक बात जो मुझे लगता है समझने की है हमें, कि राज्य को यदि अहिंसात्मक होना है तो उसे सतोगुणी होना पड़ेगा, और अगर सतोगुणी होना पड़ेगा उसके लिए आवश्यक है कि राज्य के जो चलाने वाले लोग थे उनमें एक बैलेंस हो, स्वाभाविक बैलेंस हो, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का। मैं तमोगुण को उससे हटा नहीं रहा हूं, क्योंकि वो मानव स्वभाव में है ही। तो वो रहेगा, लेकिन हो ये गया है कि राज्य जो है, जो आधुनिक राज्य है, जो सप्रेम पूछ रहे थे, उसकी संरचना जो है बिल्कुल कंपनियों की तरह है, हायरार्किकल है। आप नीचे से लेकर अगर आप देखेंगे तो ऊपर तक, नीचे से ऊपर ले, वो उसी तरीके से बनी हुई है, और उसमें जो है वो शक्ति का अगर वितरण भी देखा जाए तो वो भी उसी तरीके से। प्रधानमंत्री जो है मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, सिर्फ मुझे इतना करना है कि वो जो है लिखकर भेज दे राष्ट्रपति को कि फलाने आदमी को जो है अपने मंत्रिमंडल से हटा दे। स्पीकर का अधिकार है कि वो किसी को, एमपी या एमएलए को लंबे समय के लिए जो है वो कह सकता है कि आप जो इस पे हिस्सा नहीं लेंगे। जिन लोगों ने चुना है उसे, उनका उस पर कोई अधिकार नहीं। यदि वो उन्हीं की बात कहता है और कह रहा है और कहना चाहता है और वो स्वीकार्य नहीं है सदन में, तो ये संभावना बनती है कि स्पीकर जी उनसे कहने के लिए भी ऐसा ठीक नहीं। आज ही की अगर पाकिस्तान में जो आज घटा, अगर उसे देखा जाए तो आश्चर्य होता है। 170 से अधिक लोग जो है चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाए, और स्पीकर साहब जो है वो खुद तय कर देते हैं कि नहीं, अविश्वास प्रस्ताव को रखा ही नहीं जा सकता है। तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ जिसे कोई और तय कर देता है? तो यहाँ पर जो है वो स्पीकर साहब जो है वो एक सीईओ की तरह हो गए, या सीईओ की तरह एक्ट करते। तो राज्य का जो ये स्वरूप है, मुझे लगता है कि इससे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं वो इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि वो शक्ति के माध्यम से कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, और हिंसा
के बिना वो संभव नहीं है, क्योंकि जो प्राप्त करना चाहते हैं उसका आधार लेजिटिमेट नहीं, स्वयं उसे नहीं, विधिक आधार पर उसे नहीं प्राप्त करता। अहिंसा जिसकी बात आप करना चाहते हैं उसके बारे में शायद हम लोगों को सोचने की जरूरत है राज्य के संदर्भ में। और मुझे यही लगता है कि शायद जब तक मानवीय मूल्यों को राज्य अपने में समाहित नहीं करेगा, स्नेह और प्रेम के मूल्यों को समाहित नहीं करेगा, जब तक राज्य के चलाने वाले लोग इन तीनों गुणों को, जिसकी मैं बात कर रहा था, रजस, तमस और सात्विक गुणों के बीच में जो है समत्व नहीं लाएंगे, तब तक अहिंसा राज्य का हिस्सा नहीं बन पाएगा, अहिंसा के आधार पर नियंत्रण नहीं हो पाएगा। अहिंसा किस प्रकार से लोगों के व्यवहार को केवल नियंत्रित न कर सके पर उसे दिशा दे सके, जिससे कि सब लोग जुड़कर रह सके, उनके व्यवहारों में वो नहीं दो गुण दिखाई दे जो कि समाज के हित में नहीं है, तभी ये संभव हो पाएगा। अभी राज्य का आधार जो है केवल डर, इसी तरीके से जो है राज्य जो है वो कोई उखाड़ न सके, और क्योंकि राज्य जो है वो डरता रहता है, इसलिए आज की तारीख में हम देखते हैं कि जितने भी राष्ट्र है, जितने भी राज्य हैं, वो कितना पैसा खर्चा करते हैं रक्षा के साधनों को प्राप्त करने में। उस पर जो है बहुत विचार करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि नए प्रश्न जो है विषय जी ने उठाए हैं और नए प्रश्नों के बारे में हम सभी लोग सोचे, क्योंकि बहुत महत्व के हैं। ये तय करेंगे कि हम समाज बनाते हैं, जो नई समाज की रचना करते हैं वो कैसी है। अगर राज्य वैसा ही रहा जैसा आज है तो हमारा समाज जो है उसका कभी कोई उत्थान नहीं होगा। मुझे ही लगता है कि वो धीरे धीरे विखंडित होता चला जाएगा। तो आप सबका बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से आज के वक्ता श्री प्रकाश मिश्र जी का, जिन्होंने जितने सुंदर विचार हमारे समक्ष रखे और नई सोच बनाने का प्रयास किया। नमस्कार, अगले रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे राज विद्यापीठ में। आपकी प्रतीक्षा हम सब लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गोमाभान सर ने जैसा कहा, अगले रविवार को हम सब पुनः यहाँ एकत्रित होंगे और चर्चा को आगे